तो कायरा की रूह काँप गई। वो अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली। अर्नव के महंगे लेदर जूतों की आहट पॉलिश किए हुए फ्लोर पर गूंज रही थी। वो अपनी शर्ट के कफ खोलते हुए भारी कदमों से उसकी ओर बढ़ा। कायरा डर के मारे पीछे हटने लगी। अभी कुछ महीने पहले ही उसने एक बिजनेस मैगजीन में अर्नव मल्होत्रा के बारे में पढ़ा था। वो शहर का सबसे ताकतवर और बेरहम बिजनेसमैन था। मल्होत्रा एम्पायर का इकलौता वारिस और दर्जनों प्रॉपर्टीज का मालिक। उसके बारे में मशहूर था कि उसे ना सुनना पसंद नहीं था। उसे बगावत से नफरत थी। उसका पूरा वजूद ही जैसे काले रंग में रंगा था। हमेशा ब्लैक सूट, ब्लैक कार और एक रहस्यमयी खामोशी। कायरा अब दीवार से जा लगी थी। मजीद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अर्नव ने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर उसे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। कायरा ने घबराहट में अपनी आंखें मूंद ली। अर्नव कुछ पल चुपचाप उसके चेहरे को देखता रहा। वह कोई सुपर मॉडल नहीं थी, पर अर्नव के दिल को वो पहली नजर में भा गई थी। ये पहली बार था जब वो किसी औरत के लिए अपनी जरूरतों से आगे बढ़कर कुछ महसूस कर रहा था। अब तुम मेरी पत्नी हो, अर्नव की भारी और गहरी आवाज कमरे में गूंजी। कायरा ने तड़पकर अपनी भीगी आंखें खोली और कांपते हुए लहजे में पूछा, सिर्फ तब तक के लिए जब तक डील पूरी नहीं होती। अर्नव उसकी इस बात पर थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसके लबों पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। उसने कायरा के दोनों हाथों को अपने मजबूत शिकंजे में लिया और उसे अपने और करीब खींचते हुए उसके कान के पास झुककर बोला, तब तक जब तक मेरा दिल तुमसे भर नहीं जाता। कायरा तड़पने लगी। उसने अपने हाथों से उसके सख्त सीने पर दबाव डाला ताकि वह उसे खुद से दूर कर सके, लेकिन अर्नव की गिरफ्त फौलादी थी। वो चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पा रही थी। उसने कायरा की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत की और कहा, जब तक मैं तुम्हें खुद से आजाद नहीं करता, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि जब तुम मेरी पहुंच में हो तो एक सलीकेदार बीवी की तरह बर्ताव करो। मुझे वो औरतें बिल्कुल पसंद नहीं जो करीब आने पर नखरे दिखाती हैं या दूर भागने की कोशिश करती हैं। उसकी बातों से साफ झलक रहा था कि वो एक डोमिनेटिंग शख्सियत है जिसकी लाइफ में इमोशंस की कोई जगह नहीं थी। कायरा की सिसकियां निकलने लगी। उसने हमेशा सोचा था कि उसका पार्टनर उसे बराबरी और प्यार देगा, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे एक ऐसे इंसान के सामने लाकर खड़ा कर दिया था जो उसे अपनी जागीर समझता था। अर्नो ने जब महसूस किया कि वो शांत हो गई है तो उसने उसकी चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारे फर्ज तो पता ही होंगे। उसका लहजा इतना सर्द था कि कायरा को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में बर्फ उतार दी हो। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और दो टूक लहजे में कहा, मैं आपके साथ कोई रिश्ता नहीं निभाऊंगी। अर्नो की आंखों में गुस्सा चमक उठा। मैडम, मैं तुमसे सलाह नहीं ले रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आज से तुम मेरा हर हक अदा करोगी। अगर तुमने नखरे दिखाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्नव को मन ही मन ताजुब भी हो रहा था, क्योंकि शहर की हसीन से हसीन औरतें उसके साथ वक्त गुजारने के लिए मरती थी और ये लड़की उसे चुनौती दे रही थी। हर किसी की हसरत होती थी कि अर्नव मल्होत्रा उन पर एक नज़र डाल दे, लेकिन ये लड़की जिससे उसने शादी की थी उसके करीब आने से ऐसे कतरा रही थी जैसे अर्नव उसके लिए कोई सबसे नापसंदीदा चीज हो। मौका पाते ही वो अर्नव की पकड़ से छूटी और बेडरूम के दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा लॉक था। कहीं तुम इस वजह से तो परेशान नहीं हो, छोटी लड़की, कि मैंने तुम्हारे आदर्श पति की हकीकत तुम्हारे सामने रख दी है? अर्नव ने पीछे से धीमी आवाज में कहा, सच तो यह है कि वो एक नंबर का भगोड़ा था। तुम जैसी लड़की उस शख्स को डिजर्व ही नहीं करती थी। कायरा ने पलट कर नफरत से उसकी ओर देखा। मैं तो आप जैसा इंसान भी डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन फिर भी आप मेरे नसीब में आ गए। उसकी इस बदतमीजी पर अर्नव खुद हैरान था। आज से पहले उसने कभी किसी के मामले में इतना धैर्य नहीं दिखाया था। वो अपनी फितरत के खिलाफ जाकर शांत रहने की कोशिश कर रहा था, पर यह उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। लड़की, अपनी जुबान को लगाम दो। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अर्नो का लहजा अब खतरनाक हो चला था। अगर मैं खामोश ना हुई तो आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा मुझे जान से मार देंगे।
कायरा की आंखों में चुनौती थी। तो सुन लीजिए, रोज-रोज घुटकर मरने से अच्छा है कि मैं एक ही बार में मर जाऊं। अब अर्णव के सब्र का बांध टूट गया। वो जितनी नरमी बरत रहा था, कायरा उतनी ही सरकशी दिखा रही थी। उसने झपट कर कायरा को पकड़ा और जोर से बेड पर धकेल दिया। वो तुरंत उसके ऊपर झुक गया। कायरा ने दोबारा खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अर्णव ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से जकड़ लिया और उसके पैरों की हलचल को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। कायरा की सांसें बुरी तरह फूल रही थी और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अर्णव को अंदर से कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने कभी किसी औरत के साथ जबरदस्ती नहीं की थी, क्योंकि ये उसके उसूलों के खिलाफ था, मगर ये लड़की उसे मजबूर कर रही थी। तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? अर्णव ने उसके चेहरे के करीब आकर पूछा। कायरा ने गुस्से से अपना सिर झटका, क्योंकि मुझे आपसे सख्त नफरत है। तुम पहली लड़की हो जो मुझसे नफरत कर रही हो। अर्णव के स्वर में एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि मैं आपकी असलियत जानती हूँ। आप एक जालिम इंसान हैं जिसके लिए सिर्फ अपनी मर्जी मायने रखती है। आपको दूसरों के एहसास और जज्बात की कोई परवाह नहीं है। मैं ऐसे पत्थर दिल इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। और रही बात आपके चरित्र की, तो ना जाने कितनी लड़कियों के साथ आपके चर्चे हैं। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मेरा पति मेरे अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी देखे? ये कहते ही वो छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। अर्णव को अब वो लड़की पहले से भी ज्यादा दिलचस्प लगने लगी थी। तुम्हें पता है, मैं इस वजह से शादी नहीं करता था कि मेरी आजादी छिन जाएगी। और देखो, जिस बात का डर था वही हुआ। अर्णव ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। जहां तक दूसरी औरतों का सवाल है, मैं वादा करता हूँ कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। ये कहकर उसने कायरा की गर्दन पर अपने लब रख दिए। कायरा का पूरा वजूद कांप उठा। वो उसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो अर्णव उसके करीब आने वाला पहला मर्द हो। उसके इस अनछुए एहसास पर अर्णव एक पल को ठिठका, मगर वो इस माहौल को खराब नहीं करना चाहता था। उसने बहुत ही प्यार से उसकी गर्दन को चूमा और धीरे धीरे उसके दिल की धड़कन को महसूस करने लगा। कायरा की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वो उसके हर विरोध को नाकाम कर चुका था। थोड़ी देर बाद अर्णव ने अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखों में देखा, जहां उसके करीब होने का एक नशा सा छाया हुआ था। अर्णव एक विजेता की तरह मुस्कुराया। वो जानता था कि कायरा जैसी नाजुक लड़की चाह कर भी उसके आकर्षण से दूर नहीं भाग सकती थी। दूसरी तरफ कायरा को अपने वजूद में बार बार बिजली के झटके महसूस हो रहे थे। प्लीज मुझसे दूर हट जाइए, उसने कांपते हुए कहा। अर्णव ने आगे बढ़कर उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। दूर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब तो हमारे बीच डील हो गई है ना। मैं किसी दूसरी औरत की तरफ नहीं देखूंगा, और बदले में तुम्हें मुझे वो सब देना होगा जिसकी मैं डिमांड करूंगा। ये सुनकर वो फिर से तड़प उठी, पर अर्णव ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। उसने फिर से उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत के निशान छोड़ने शुरू कर दिए। जब अर्णव ने उसकी टांगों को आजाद किया, तो वो पूरी ताकत के साथ बेड से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन अर्णव ने फुर्ती से उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपने तरफ खींच लिया। अर्णव ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। कायरा की सांसें बहुत तेज चल रही थी और उसका चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो गया था। अर्णव ने बड़े प्यार से उसके चेहरे पर आए बालों को हटाया और उन्हें उसकी कमर पर फैला दिया। अर्णव के हाथ अब उसकी शर्ट के बटनों पर थे। वो धीरे धीरे उन्हें खोल रहा था और कायरा लगातार उसके हाथों को रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरी जान, तुम्हारी हर कोशिश बेकार है, अर्णव ने उसके हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए कहा। तो कायरा फिर से सिसक उठी। आप एक बहुत ही बुरे और कठोर इंसान हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये सब करके मुझे काबू कर लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं हमेशा आपसे नफरत करती रहूंगी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी ये नफरत बहुत जल्द मैं प्यार में बदल दूंगा। ये कहकर अर्णव ने उसके कंधों से शर्ट नीचे खिसका दी और उसे उस लिबास से आजाद कर दिया। शर्म के मारे कायरा की हालत खराब हो रही थी। उसने घबराहट में अर्णव को गले लगा लिया और खुद को उसमें छुपाने की कोशिश करने लगी।
जैसे ही उसका जिस्म अर्णव के जिस्म से छुआ, अर्णव के जज्बात भड़कने लगे। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि इस लड़की में कुछ तो बहुत खास है। जब उसने कायरा को खुद से थोड़ा अलग करना चाहा तो वो तेजी से मना करने लगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत शर्म आ रही है, कायरा ने बुदबुदाते हुए कहा। अर्णव के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई। जो कुछ तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, वो सब तो मैं देख चुका हूँ। यह कहकर उसने कायरा के वजूद पर मौजूद आखिरी बाधा को भी दूर कर दिया। नया जेंजी बैट्समैन आया है, उससे बात कैसे करें? जेंजी को स्लैंग पसंद है और ट्रू एप्रिसिएशन भी। तेरे बैट की ग्रिप और तेरी ड्रिप दोनों लेटे भाई। New AI mode in Google search. कायरा को लगा था कि वो शख्स उसके साथ दरिंदगी करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह तो उसे अपने स्पर्श और अपनी नजदीकी से जीत रहा था। कायरा की पहली शादी 5 महीनों तक चली थी, लेकिन उसे अपने पति का सानिध्य कभी नहीं मिला था, क्योंकि उसके पति को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। कायरा उस रिश्ते को निभाना चाहती थी, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। पर वो शख्स फरेबी और भगोड़ा निकला। अब जब अर्णव उसके करीब आया तो वो चाह कर भी उसके स्पर्श को झुठला नहीं पा रही थी। पहली बार कोई मर्द उसे इतनी कोमलता और अधिकार से छू रहा था। अर्णव के छूने में एक अजीब सी तपन थी। उसने कायरा को दोबारा अपने सामने बिठाया और उसके करीब आ गया। वो कायरा के साथ अपनी नजदीकी बढ़ा रहा था और कायरा उसकी इस गिरफ्त में जैसे सुध बुध खो रही थी। प्लीज, उसने फिर से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अर्णव ने उसे बेड पर लिटा दिया। कायरा ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए ताकि खुद को छिपा सके। अर्णव ने उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ कर दिए। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? अर्णव ने भारी आवाज में कहा तो कायरा बेचैनी से पहलू बदलने लगी। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा मेरी जान, अर्णव ने उसे यकीन दिलाया। और ये सच भी है। वह तो उसे अपनी चाहत के जाल में बांध रहा था। अर्णव की नजदीकी से कायरा तड़प रही थी, पर उसका शरीर अभी भी डर के मारे अकड़ा हुआ था। अर्णव उसके कान के पास झुका। खुद को ढीला छोड़ दो, वादा करता हूँ कि तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। कायरा ने तेजी से गर्दन हिलाई। मुझे आप पर यकीन नहीं है। आप बहुत कठोर इंसान हैं और मैंने सुना है कि जो लोग जिम जाते हैं उनमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। उसकी इस मासूमियत पर अर्णव को प्यार आया। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता उसका मोबाइल बज उठा। उस मदहोश कर देने वाले माहौल का जादू टूट गया। कायरा ने फौरन चादर ओढ़ी और बेड के दूसरे कोने में जा बैठी। अर्णव कॉल काटने वाला था, लेकिन स्क्रीन पर शेरू का नंबर देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। शेरू की बात सुनते ही अर्णव के चेहरे के हाव भाव बदल गए और वो तेजी से कमरे से बाहर निकलने लगा। लेकिन जाने से पहले वो कायरा को गले लगाना नहीं भूला। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना, अर्णव ने कहा और बाहर निकल गया। अर्णव के कमरे से बाहर निकलते ही कायरा ने एक लंबी सांस ली। उसका पूरा वजूद अभी भी थरथरा रहा था। उसने जल्दी से अपनी बिखरी हुई शर्ट उठाई और कांपते हाथों से बटन बंद करने लगी। अर्णव का स्पर्श उसकी त्वचा पर अभी भी महसूस हो रहा था। एक ऐसा एहसास जो डरावना भी था और अनजाना सा सुखद भी। बाहर कॉरिडोर में अर्णव के कदमों की आवाज भारी और तेज थी। उसने फोन पर शेरू से बात करते हुए अपना लहजा सख्त कर लिया था। क्या मतलब है कि वो शहर वापस आ गया है? मैंने उसे साफ चेतावनी दी थी कि अगर उसने दोबारा इधर कदम रखा तो उसके पैर सलामत नहीं रहेंगे। अर्णव की आवाज में दहाड़ थी। दूसरी तरफ से शेरू ने कुछ कहा, जिसे सुनकर अर्णव के चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, उसे गोदाम पर ले आओ, मैं 10 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ। आज उसका हिसाब चुकता करना ही होगा। कमरे के अंदर कायरा ने ये सब सुना तो उसके हाथ ठिठक गए। वो वापस आ गया है क्या? अर्णव ने उसी भगोड़े की बात कर रहा था जिससे कायरा की पहली शादी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और पुरानी यादों का एक तूफान उसके सीने में उठ खड़ा हुआ। अर्णव अपनी ब्लैक एसयूवी में बैठकर तेजी से शहर के बाहरी इलाके की तरफ निकल गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी,
जिस शख्स ने कायरा को धोखा दिया और उसे बीच राह में छोड़ दिया, उसे सबक सिखाना अब अर्णव की जिम्मेदारी थी। भले ही कायरा उसे अपना हक नहीं देना चाहती थी, लेकिन अर्णव उसे अपनी अमानत मान चुका था और अर्णव मल्होत्रा अपनी चीजों पर किसी और का साया भी बर्दाश्त नहीं करता था। इधर कमरे में कायरा अकेली थी। उसने खिड़की से देखा कि अर्णव की कार की हेडलाइट्स अंधेरे में ओझल हो रही थी। उसने खुद को बिस्तर के कोने में समेट लिया। क्यों क्यों मेरी जिंदगी में शांति नहीं है? उसने सिसकते हुए खुद से पूछा। अभी कुछ देर पहले अर्णव उसे अपनी नजदीकी से मार रहा था और अब वो किसी और को मारने की बात कर रहा था। अर्णव के व्यक्तित्व के दो पहलू उसे उलझन में डाल रहे थे। एक तरफ उसकी वो कोमलता जो उसने बिस्तर पर दिखाई थी और दूसरी तरफ वो खूंखार रूप जो वह दुनिया के लिए रखता था। तभी उसके फोन पर एक अनजाना नंबर से मैसेज चमका। कायरा ने झिझकते हुए फोन उठाया। मैसेज देखते ही उसके हाथ से फोन गिर गया। कायरा, मैं वापस आ गया हूँ। मुझे पता है तुम उस जल्लाद अर्णव के साथ हो। मैं तुम्हें वहां से निकालने आ रहा हूँ। कायरा का दम घुटने लगा। ये मैसेज उसके पहले पति विशाल का था। वही विशाल जो उसे 5 महीने की शादी के बाद एक रात अचानक छोड़कर गायब हो गया था। वही जिसे अर्णव ने भगोड़ा कहा था। अर्णव गोदाम पहुंचा जहां शेरू ने एक आदमी को कुर्सी से बांध रखा था। अंधेरे कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। अर्णव ने अपने कोट के बटन खोले और धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ा। तो तुम वापस आ ही गए विशाल। तुम्हें लगा कि तुम मेरी पत्नी को मैसेज करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। अर्णव ने उसकी ठुड्डी पकड़कर चेहरा ऊपर किया। विशाल बुरी तरह डर से कांप रहा था। अर्णव, वो मेरी पत्नी है, हमारा तलाक नहीं हुआ है। अर्णव ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ा। वो तुम्हारी पत्नी तब तक थी जब तक तुमने उसे छोड़ नहीं दिया था। अब वो कायरा अर्णव मल्होत्रा है और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसी और की अमानत पर नजर डालने का अंजाम क्या होता है। विशाल अपनी ही धुन में मशरूफ रहने वाला इंसान था। वो कायरा को घर की बहू बनाकर तो ले आया था, लेकिन वो उसकी मौजूदगी से पूरी तरह अनजान रहता था। कभी कभार जब उसे कायरा पर तरस आता तो वह अपनी व्यस्त जिंदगी से कुछ पल उसे दे देता। उन चंद लम्हों में कायरा खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझने लगती थी। कुछ समय बीता तो विशाल की बहन का रिश्ता तय हो गया। शादी में दहेज और खर्चों के लिए उसे बड़ी रकम की जरूरत थी। अब वो अचानक कायरा के करीब आने लगा ताकि उसे इस बात पर राजी कर सके कि वह अपने चाचा से पैसे मांग ले। कायरा उसका बदला हुआ बर्ताव देखकर हैरान भी थी और मन ही मन खुश भी। उनके बीच अभी तक पति पत्नी वाला कोई वास्तविक संबंध नहीं बना था, लेकिन इसके बावजूद विशाल अब उसका ख्याल रखने लगा था। वो उसकी तारीफ करता, छोटी छोटी चीजें लाकर देता और अक्सर उसे बाहर घुमाने ले जाता। एक दिन कायरा ने मासूमियत से उससे सवाल किया, आप मेरे साथ एक सामान्य रिश्ता कब शुरू करेंगे? मुझे आपके बिना अपना जीवन अधूरा सा लगता है। ये सुनते ही विशाल भड़क उठा। तुम किस तरह की लड़की हो? लड़कियां तो शर्म और हया वाली होती हैं और तुम खुद अपने मुंह से ऐसी बातें कह रही हो। कायरा का दिल टूट गया। वो दोनों उस वक्त समंदर किनारे टहल रहे थे। थोड़ी देर पहले तक वो बहुत खुश थी, पर विशाल की बातों ने उसका मूड खराब कर दिया। उसी वक्त उन्हें एक भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी। विशाल ने पलट कर देखा तो वहां उसके बिजनेस पार्टनर का खास सहयोगी अर्णव मल्होत्रा खड़ा था। अर्णव की गहरी नजरें विशाल को जैसे चीर रही थी। विशाल उसे अच्छी तरह पहचानता था, क्योंकि अर्णव सोशल मीडिया का एक चर्चित चेहरा था। अक्सर उसके रसूख और उसके कड़क मिजाज के चर्चे पब्लिक में होते रहते थे। अर्णव वहां ठंडी हवा का आनंद लेने आया था, लेकिन जब उसने एक आदमी को औरत पर चिल्लाते देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही अर्णव करीब आया और उसकी नजर कायरा पर पड़ी, उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई। उसे वो लड़की पहले ही नजर में भा गई थी। यहाँ क्या तमाशा हो रहा है और तुम इतने परेशान क्यों कर रहे हो? अर्णव ने बिना कुछ सोचे सीधे विशाल को टोका। विशाल ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, ओ मिस्टर, पत्नी है ये मेरी, मैं इसके साथ जैसा चाहूं वैसा बर्ताव करूं। तुम हमारे निजी मामलों में दखल देने वाले कौन होते हो? अर्णव एक पल के लिए खामोश हो गया। दूसरी तरफ विशाल कायरा का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ वहां से ले गया। वो उसे फिर से डांट रहा था। क्या जरूरत थी वहां आंसू बहाने की?
तुम्हारी वजह से मैं उस इंसान के सामने छोटा बन गया। अर्णव काफ़ी देर तक उन्हें जाते हुए देखता रहा। इस जैसे घटिया इंसान के साथ इतनी सुंदर लड़की का होना सरासर नाइंसाफ़ी है। लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब मैं इसे इस लड़की के साथ और ज़्यादती नहीं करने दूँगा। अर्णव एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चल दिया। अगले दिन जब विशाल अपने दफ्तर गया तो वहाँ उसे सबके सामने अर्णव से माफ़ी मांगनी पड़ी। तब उसे एहसास हुआ कि अर्णव मल्होत्रा से पंगा लेकर उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद अर्णव ने उसे अपनी कंपनी में एक बहुत ऊंचे पद का लालच दिया। कुछ ही दिनों बाद अर्णव ने एक शानदार प्रॉपर्टी पार्टी रखी, जो खास तौर पर कायरा को दोबारा देखने के लिए थी। उसने विशाल से साफ कहा था, अपनी धर्मपत्नी को जरूर लाइएगा, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ कपल के लिए है। इतना ही नहीं, अर्णव ने 2 महंगे सूट भी भेजे थे, एक विशाल के लिए और दूसरा उसकी पत्नी के लिए। अर्णव मन ही मन कल्पना कर रहा था कि कायरा उन कपड़ों में कितनी हसीन लगेगी। जब विशाल ने कायरा को साथ चलने के लिए कहा तो वो थोड़ी हिचकिचाई। उसकी हिचकिचाहट देखकर विशाल ने चिढ़कर कहा, ओ प्लीज, अब कोई ऐसी बात मत करना जिससे मेरा मूड खराब हो। तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके मैं पहले ही बहुत पछता रहा हूँ। कायरा खामोश हो गई। वो कहना चाहती थी कि पछता तो वो भी रही है, लेकिन उसकी मजबूरी थी। उसके पास कोई और ठिकाना नहीं था। तय समय पर वे तैयार हो गए। कायरा ने एक आखिरी नज़र खुद को आईने में कायरा ने जब आईने में देखा तो वो बेसाख्ता खुद से ही नजरें चुराने लगी। वो बेहद हसीन लग रही थी। विशाल ने उस पर एक सरसरी सी नजर डाली, पर कायरा, जो उसकी तारीफ की उम्मीद कर रही थी, मायूस होकर रह गई। उन्हें पिक करने के लिए अर्णव मल्होत्रा ने अपनी आलीशान गाड़ी भेजी थी। विशाल खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसे लग रहा था कि यह सब उसके रसूख के लिए किया जा रहा है। उसे क्या पता था कि अर्णव की नज़र में उसकी हैसियत एक मामूली मच्छर से ज़्यादा नहीं थी, जिसे वो कभी भी कुचल सकता था। वो दोनों पार्टी में दाखिल हुए तो अर्णव तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। नमस्कार, अर्णव ने कहा, पर उसकी निगाहें कायरा पर जमी हुई थी। विशाल ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया, पर अर्णव तब भी उसकी पत्नी को ही देख रहा था। अर्णव को लगा था वो कुछ दिनों में इस लड़की को भूल जाएगा, लेकिन वक्त के साथ कायरा का मासूम चेहरा उसके दिमाग पर हावी होने लगा था। वो चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। अर्णव ने पास खड़ी एक लड़की को इशारा किया, जिसने विशाल को अपनी बातों के जाल में उलझा लिया और उसे दोस्तों की मंडली की तरफ ले गई। वो शख्स तो जैसे भूल ही गया कि वो अपनी पत्नी को साथ लाया है। कायरा बहुत ज्यादा असहज हो रही थी। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि अर्णव मुसलसल उस पर नजरें जमाए हुए था। वो खुद को बचाने के लिए कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गई। तभी उसे अर्णव की भारी आवाज सुनाई दी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कायरा बौखला गई। उसे पता था कि अगर उसने इनकार किया तो विशाल फिर उसे खरी खोटी सुनाएगा। इसीलिए खुद पर काबू रखते हुए उसने बैठने का इशारा कर दिया। अर्णव अब सुकून से उसके सामने बैठकर उसे निहारे जा रहा था। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? उसके होंठ धीरे से फड़फड़ाए। कायरा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। सुनिए, उसने कांपती आवाज में पूछा, आप होश में तो हैं? आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, मैं पूरे होश में हूँ और जो कुछ कहने वाला हूँ उस पर मैंने बहुत सोचा है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पति को छोड़कर मुझसे शादी कर लें। मैं आपको बेतहाशा खुश रखूंगा और पलकों पर बिठाकर रखूंगा। ये सुनकर कायरा सदमे में आ गई। मिस्टर अर्णव, मैं सिर्फ अपने पति की वजह से आपका लिहाज कर रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। मैं अपने पति को धोखा देने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। अर्णव एक अजीब अंदाज में हंसा, लेकिन वह तो आपको धोखा दे रहा है, और वह भी अपनी पसंदीदा औरत के साथ मिलकर। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, मिसेस अर्णव? वो कायरा के नाम के साथ अपना नाम जोड़ रहा था। कायरा को अपनी जिंदगी में कभी इतना डर नहीं लग रहा था। अर्णव अपने व्यक्तित्व से किसी बड़े अपराधी जैसा लग रहा था। वो वहां से उठकर जाने लगी कि अर्णव ने उसका हाथ पकड़ लिया। कायरा ने गुस्से में हाथ उठाना चाहा तो अर्णव ने उसका दूसरा हाथ भी जकड़ लिया। तुम्हें मैं हासिल करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम मुझे पसंद आ गई हो और मैं अपने दिल को नाराज नहीं कर सकता।
ये कहकर उसने प्यार से कायरा के गालों को थपथपाया और वहां से चला गया। कायरा का पूरा वजूद कांप रहा था। उसने भीड़ में विशाल को तलाशना चाहा, जो एक दूसरी औरत के साथ हंसी मजाक में व्यस्त था। उसका दिल डूबने लगा। रात को जब विशाल उसे घर ले आया, तब भी उसने कायरा को जलील ही किया। मैंने तुमसे शादी इसीलिए की थी कि तुम थोड़ी सोशल होगी, जिससे मेरे संबंध अच्छे लोगों से बनेंगे, पर तुम तो एक बोर लड़की हो। कायरा खामोशी से डांट सुनती रही और खुद को तसल्ली देती रही कि उसका पति जैसा भी है, उसे कभी छोड़ेगा नहीं। पर उसकी ये आखिरी उम्मीद भी उस रात टूट गई जब वे आधी रात को घर लौट रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली। अर्णव ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, पर कायरा उसे पहचान गई। अर्णव ने बंदूक की नोक पर विशाल से कहा, अभी इसी वक्त अपनी पत्नी को लिखित में तलाक दे दो, वरना ये सारी गोलियां तुम्हारे दिमाग के पार होंगी। विशाल की आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था। तलाक दे दो इसे अभी। अर्णव की दहाड़ गूंजी। कायरा ने सहमी हुई नजरों से विशाल को देखा। उसे पूरा यकीन था कि विशाल ऐसा नहीं करेगा। जो भी था, जैसा भी था, आखिर वो उसकी पत्नी थी। उसे यकीन था कि विशाल उसे इस तरह बीच सड़क पर अजनबियों के हाथ नहीं सौंपेगा। लेकिन अगले ही पल विशाल ने उसकी उम्मीदों के परखच्चे उड़ा दिए। मौत के डर से कांपते हुए उसने झट से कायरा को तलाक दे दिया। कायरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वो एक अनजान आलीशान कमरे में थी। वहाँ सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी, लेकिन उसके दिल का दर्द उन सब पर भारी था। उसके अपने पति ने उसे धोखा दिया था, पर उससे भी बड़ा घाव अर्णव ने दिया था। उसे अभी भी अर्णव के वे कड़वे शब्द याद आ रहे थे जो उसने विशाल के भागने के बाद कहे थे। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारे पति को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो डरपोक है, पर तुम्हें उस पर हद से ज्यादा यकीन था। अब देखो कैसे वो तुम्हें छोड़कर भाग गया। कायरा उस बंद कमरे में फूट फूट कर रो रही थी। उसकी सिसकियां बाहर खड़े अर्णव को सुनाई दे रही थी। पहली बार अर्णव ने किसी के लिए अपने दिल में दर्द महसूस किया। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि कायरा के इन आंसुओं की वजह वही थी। लेकिन उसे यकीन था कि अगर आज वो नहीं रोती तो सारी उम्र उस धोखेबाज के साथ घुट घुट कर जीती। उसने खुद से कहा, मैंने जो किया सही किया। मैं अपनी पहली मोहब्बत को ऐसे दुख में नहीं देख सकता था। बाद में जब कायरा का मन थोड़ा शांत हुआ तो उसे अपने चाचा जी का ख्याल आया, लेकिन अर्णव ने उसका भी इंतजाम कर रखा था। उसने कायरा से जबरदस्ती अपने चाचा को ये कहलवाया कि वो जहाँ भी है अपनी मर्जी से है। इसी बीच कायरा का चचेरा भाई नकुल ऑस्ट्रेलिया से वापस लौट आया था। यहाँ आकर उसे पता चला कि जिस लड़की से वो बचपन से प्यार करता था, उसकी शादी विशाल से हो चुकी है। लेकिन जब उसके पिता कायरा के चाचा के पास कायरा का फोन आया और उसने रोते हुए बताया कि कैसे उसके पति ने उसे बीच सड़क पर लावारिस छोड़ दिया, तब नकुल वहीं मौजूद था। उसके चाचा ने कायरा की बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि विशाल पहले ही उन्हें झूठी कहानी सुना चुका था कि कायरा अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है। वो अपनी कायरता को छुपाने के लिए कायरा के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहा था। लेकिन नकुल को विशाल पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। वो बचपन से कायरा के साथ रहा था और उसकी रग रग से वाकिफ था। उसे यकीन हो गया था कि कायरा सच बोल रही है। हालांकि उसने अपने पिता के सामने अभी कोई पक्ष नहीं लिया। वो खुद इस मामले की तह तक पहुंचना चाहता था और कायरा को तलाशना चाहता था। दूसरी तरफ अर्णव ने कायरा को अपनी हवेली में रखा और कानूनी औपचारिकताएं पूरी होते ही उससे शादी कर ली। शादी की पहली रात कायरा ने जाग कर गुजारी थी, लेकिन अर्णव लौटकर नहीं आया। कायरा मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। दरअसल अर्णव के एक गोदाम में किसी ने आग लगा दी थी और वो उसी उलझन में फंसा था। अर्णव एक सफल और प्रभावशाली व्यक्ति था, इसीलिए उसके दुश्मनों की कमी नहीं थी। अब उसे इन दुश्मनों से खुद के साथ साथ अपनी पत्नी की भी रक्षा करनी थी। अगली सुबह जब वो हवेली लौटा तो उसने कायरा को किचन में खड़ा पाया। अर्णव के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। वैसे तुम इस हवेली को जितनी जल्दी अपना घर मान लोगी, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। वो उसके करीब आया और उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी रखते हुए
बड़े प्यार से बोला। कायरा उसके स्पर्श से एक बार फिर सिहर उठी। अर्णव ने उसका तनाव महसूस किया और सरसरी तौर पर कहा, तुम इस तरह क्यों व्यवहार करती हो, जैसे आज से पहले कोई पुरुष तुम्हारे करीब ना आया हो। तुम्हारी तो पहले शादी भी हो चुकी है, तुम्हें तो इन बातों का अनुभव होना चाहिए ना। उसका लहजा सामान्य था, लेकिन कायरा को इसमें एक चुभन महसूस हुई। उसे लगा जैसे अर्णव उसे इस्तेमाल की हुई समझकर ताना मार रहा है। मेरी शादी जरूर हुई थी, लेकिन मेरा पति कभी मेरे करीब नहीं आया, कायरा ने पलटकर जवाब दिया। और अगर आप मुझे इस्तेमाल की हुई समझकर बार बार अपमानित करना चाहते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। कम से कम मैं आपसे तो कहीं ज्यादा पवित्र और साफ सुथरी छवि वाली हूँ। अर्णव को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसके चेहरे पर एक सुखद हैरानी और उत्साह के भाव आ गए। इसका क्या मतलब? क्या तुम्हारे और विशाल के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बना? उसकी आवाज की उत्सुकता देखकर कायरा सकपका गई। कायरा की बात सुनकर अर्णव को अपनी रगों में एक अजीब सी दौड़ती हुई लहर महसूस हुई। इससे पहले कि कायरा कुछ और समझ पाती, अर्णव ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और खुशी के मारे गोल गोल घूमने लगा। क्या कर रहे हैं आप? मुझे चक्कर आ रहे हैं, कायरा घबराते हुए चिल्लाई। चक्कर तो अब मैं तुम्हें दूंगा मेरी जान, अर्णव ने उसे नीचे उतारते हुए कहा। दरअसल विशाल को लेकर अर्णव के दिल में जो एक हल्की सी टीस थी, वो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसे तरस आ रहा था उस शख्स पर जो अपनी पत्नी की अहमियत को कभी समझ ही नहीं पाया। साथ ही उसे कायरा के बीते हुए कल के अकेलेपन का भी एहसास हुआ। अर्णव ने मन ही मन एक पक्का इरादा किया कि वो कायरा के नजदीक जाने से पहले उसके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाएगा। वो चाहता था कि कायरा उसे सिर्फ एक हक जताने वाला पति न समझे, बल्कि ये जाने कि अर्णव उसकी रूह से प्यार करता है। कायरा अब खामोशी से सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां चटका रही थी, जबकि अर्णव इत्मीनान से उसके चेहरे के एक एक नक्श को निहार रहा था। आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे किसी लड़की को पहली बार देख रहे हो, कायरा ने नजरें झुकाकर कहा। हे भगवान, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम हमेशा इस कदर गुस्से में क्यों रहती हो? अर्णव की बात सुनकर कायरा ने फिर से सिर उठाया और अपनी छोटी छोटी आंखों से उसे घूरने लगी। इस अंदाज से मत देखा करो बेगम साहिबा, तुम पर और ज्यादा प्यार आता है, और फिर जब मैं अपना प्यार लौटाता हूँ तो तुम बुरा मान जाती हो। अब बताओ, मुझ जैसा भला मानस कहाँ जाए? आप बिल्कुल भी भले मानस नहीं हैं। ना जाने कितनी लड़कियां आपने अपने पास रखी होंगी। कायरा ने टेबल पर रखे उसके मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में कहा। अर्णव उसकी बात का मतलब समझते हुए तेजी से बोला, पहले बहुत सारी थी, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैंने सबको हटा दिया है। अगर यकीन नहीं आता तो मेरा मोबाइल चेक कर लो, बल्कि तुम ऐसा करो, मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स अपने फ़ोन में लॉगिन कर लो, ताकि तुम्हारा दिल सुकून में रहे। मेरे पास मोबाइल नहीं है, वह तो आपने छीन लिया था, कायरा ने दांत पीसते हुए कहा। अर्णव ने अपना सिर खुजलाते हुए मुस्कुराकर कहा, ओह हाँ, मुझे याद आया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नया मोबाइल लाकर दे दूंगा। कब लाकर देंगे? कायरा फिर से बेचैन हुई। अगर इतनी बेचैनी दिखाओगी तो कभी नहीं लाकर दूंगा। जब भी तुम ऐसी हरकतें करती हो तो मुझे तुम पर शक होता है। कायरा मुंह फुलाकर वहां से उठने ही वाली थी कि अर्णव ने फुर्ती दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और अपने पास बिठा लिया। अभी तुम्हारे पति ने तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दी है, चुपचाप यहाँ बैठी रहो। अर्णव की नजरों की तपिश महसूस करके कायरा फिर से घबराने लगी। डरो मत, जब तक तुम खुद इजाजत नहीं दोगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, अर्णव ने अपना सिर उसके कंधे पर रखते हुए कहा। मुझे बस एक चीज बता दो। क्या? कायरा ने धीरे से पूछा। तुम इतनी सुंदर क्यों हो? आखिर कोई औरत इस कदर हसीन कैसे हो सकती है? यह कहकर उसने कायरा के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। कायरा को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। सामने बैठा शख्स जो अब उसका पति था, उसे वो सारी अहमियत दे रहा था जिसकी उसने हमेशा उम्मीद की थी। अर्णव उसकी हर उम्मीद पर खरा उतर रहा था, लेकिन फिर भी उसका दिल डरता था कि कहीं यह सब कोई भ्रम न निकले। इसी डर की वजह से वो उससे दूर भागती थी। उसने फिर से अर्णव के हाथ झटक दिए।
लेकिन अर्नो ने बुरा नहीं माना और सोफे से टिक कर बैठ गया। लड़कियों को तो अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। तुम कैसी हो कि जब भी तारीफ करता हूँ तो मुंह बना लेती हो। खैर ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है। कायरा की आंखें एक बार फिर भर आई। वो बात बात पर भावुक हो जाती थी। मैंने तुम्हें रोने के लिए नहीं कहा, मुझे अपनी पसंद के बारे में बताओ, अर्नो ने नरमी से कहा। हो सकता है तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के बाद मैं तुम्हारे दिल में थोड़ी जगह बना सकूं और तुम मुझ पर यकीन करने लगो। मैं आप पर मरते दम तक यकीन नहीं करूंगी, कायरा ने आंसू पोंछते हुए कहा। जहां तक मेरी पसंद की बात है तो मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। मुझे अच्छे बैग का कलेक्शन रखने का बहुत शौक है। मुझे अच्छे बैग्स के कलेक्शन के साथ साथ हाइकिंग पर जाने का भी शौक है। मुझे कार रेसिंग और हॉर्स राइडिंग भी बहुत अच्छी लगती है। शूटिंग रेंज में जाकर निशाना लगाना भी मेरा सपना है। मेरा दिल करता है कि मैं पूरी दुनिया की सैर करूं और अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखूं जो पब्लिश भी हो। लेकिन यह सब मुमकिन नहीं है। कायरा ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ अपनी दबी हुई ख्वाहिशों का इजहार किया। अर्नो के लिए यह मंजर बहुत खास था। उसने कभी किसी की आंखों को इस तरह सपनों से चमकते हुए नहीं देखा था। जैसे ही वो खामोश हुई, अर्नो होश की दुनिया में आया और तेजी से बोला, क्यों मुमकिन नहीं है? इस दुनिया में चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। चलो, आज से तुम्हारे एक एक करके सारे शौक पूरे करते हैं। आज मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा ताकि तुम्हारे बैग्स के कलेक्शन का शौक तो पूरा हो। कायरा हैरान रह गई। अर्नो ने जो कहा था वो करके भी दिखाया। वो वाकई उसे शहर के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग पर ले गया। जब अर्नो उस महंगे ब्रांडेड बैग्स दिला रहा था तो कायरा बौखला गई। ये आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत ज्यादा महंगे हैं। आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, उसने घबराहट में कहा। अर्नो खुलकर मुस्कुरा दिया। अगर मैं ये पूरा शॉपिंग मॉल भी खरीद लूं तब भी मेरे अकाउंट को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम इस चीज की चिंता मत करो। Start early to win big. Check out PW CLAT 2027 batches क्योंकि next result list में नाम आपका हो सकता है। So many documents, spreadsheets, videos to go through, and the deadline is tomorrow. All the trainings are stressed. शॉपिंग के बाद अर्नव उसे घुमाने के लिए समंदर किनारे ले गया। दोनों रेत पर टहल रहे थे कि अचानक कायरा की नजर वहां खेल रहे एक कपल पर पड़ी। लड़की आगे भाग रही थी और लड़का उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रहा था। ये देखकर कायरा का मन भी मचल उठा। मेरी बात सुनिए, जिस तरह वो लड़का उस लड़की को पकड़ रहा है बिल्कुल वैसे ही आप मुझे पकड़ें, उसने बच्चों की तरह जिद की। अर्नो एक पल के लिए ठिठक गया। मैं तुम्हें क्यों पकड़ने लगा? आपने वादा किया था कि आप मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। कायरा ने आंखें दिखाते हुए कहा तो अर्नो ने फौरन अपने कान पकड़ लिए। माफ कीजिएगा मैडम साहिबा, मैं भूल गया था। चलिए, मैं 10 तक गिनूंगा, आप जितना दूर भाग सकती हैं भागिए। अर्नो ने गिनती शुरू की और कायरा हंसती खिलखिलाती हुई भागने लगी। जिंदगी में पहली बार वो इस तरह खुलकर हंस रही थी। शुरू में अर्नव को ये सब थोड़ा बचकाना लगा, लेकिन जल्द ही उसे भी मजा आने लगा। अगले ही कुछ लम्हों में उसने दौड़कर कायरा को अपने बाजू में भर लिया। वो उसके सीने पर सिर रखकर हंसती चली जा रही थी और अर्नव उसे निहारते हुए मुस्कुरा रहा था। अब आप भागिए, मैं आपको पकड़ूंगी, कायरा ने चुनौती दी। यह तुम्हारी भूल है लड़की, मैं अपने कॉलेज के दिनों में रेसिंग चैंपियन था और हमेशा फर्स्ट आता था। ओह हेलो मिस्टर, मुझे हल्के में मत लीजिएगा। मैंने तो जानबूझकर आपको पकड़ने दिया क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, कायरा ने छेड़ते हुए कहा। अर्नव ने उसे गोद से नीचे उतारा और शरारत से बोला, मैडम साहिबा, सिर्फ एक मौका दो, मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे कई गुना ज्यादा जवान और फुर्तीला हूँ। अब भागो। तकरीबन 15 मिनट गुजर गए पर कायरा उसे पकड़ नहीं पाई। जब वो बुरी तरह थक गई तो हार मानकर रेत पर ही बैठ गई और चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अर्नो के हाथ पांव फूल गए। उसे अंदाजा नहीं था कि कायरा इतनी भावुक हो जाएगी। अरे क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? उसने पास आकर पूछा। आप बहुत बुरे हैं। मैंने आपको जल्दी पकड़ने दिया लेकिन आप मुझे मुसलसल भगाए जा रहे थे, कायरा ने सिसकते हुए कहा। अर्नो ने फिर से कान पकड़े। आई एम रियली सॉरी मैडम, वादा करता हूँ इस बार जल्दी पकड़े जाऊंगा।
नहीं, मुझे आपको पकड़ना ही नहीं है। इसका मतलब तुम डर गई। अर्नव ने उकसाया तो वो दोबारा उसके पीछे भागी और इस बार अर्नव ने उसे अपना हाथ पकड़ने दिया। वो छोटे बच्चों की तरह खुश हो रही थी। इसके बाद वे पार्क गए और ढेर सारे गेम्स खेले। अर्नव को अंदाजा नहीं था कि 35 साल की उम्र में भी उसे बच्चों वाले काम करने पड़ेंगे। आसपास से गुजरने वाले लोग उन्हें देखकर मुस्कुराहटें बिखेर रहे थे और कुछ जुमले भी कस रहे थे। अर्नव का चेहरा शर्म से लाल होते देख कायरा हैरान भी थी और आनंद भी ले रही थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप अभी तक शर्माते भी हैं। अर्नव उसे सिर्फ घूर कर रह जाता। वो पहली बार अपनी जिंदगी को इस कदर एंजॉय कर रहा था। रात को जब वह डिनर के लिए एक आलीशान रेस्टोरेंट में गए तो वहां अर्नव को अपनी कुछ पुरानी दोस्त मिल गई। अर्नव ने उसके साथ बहुत ही रूखा और औपचारिक व्यवहार रखा। उनमें से एक सहेली गुस्से से बोली, अर्नव, पिछले 5 महीनों से तुम गायब थे और अब अचानक इस लड़की के साथ। 5 महीने हो गए हैं, तुम हमें भाव ही नहीं देते हो। आजकल किसे वक्त दे रहे हो? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपनी पत्नी से सच में प्यार हो गया है? उस लड़की ने अजीब नजरों से अर्नव के बगल में खड़ी कायरा को देखा। उसे अर्नव की सोशल मीडिया पोस्ट से ही पता चला था कि उसने शादी कर ली है। अर्नव की आंखों में अचानक बर्फीली ठंडक उतर आई। उसने कायरा के हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जैसे वो पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहा हो कि अब उसकी जिंदगी का केंद्र सिर्फ ये लड़की है। वो लड़की अभी कुछ और कहने ही वाली थी कि अर्नव ने अपनी सर्द निगाहों से उसे खामोश कर दिया। उसका लहजा तीखा था। मेरी जिंदगी में कौन है और मैं किसे कितना वक्त देता हूँ, ये मेरा निजी फैसला है। जहाँ तक मेरी पत्नी का सवाल है तो वो मेरी पूरी कायनात है, जिसके सामने मुझे किसी और का वजूद नजर ही नहीं आता। ये कहकर उसने कायरा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में हैरानी और उलझन थी। अर्नव ने बड़े मान से कायरा का हाथ अपने बाजू में लपेटा और उन लड़कियों को वहीं खड़ा छोड़ भारी कदमों से होटल के अंदर दाखिल हो गया। होटल के आलीशान हॉल में पहुंचते ही कायरा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर अर्नव ने उसे और करीब कर लिया। उसके चेहरे के भाव अब नरम पड़ चुके थे। तुम परेशान क्यों लग रही हो? उसने कायरा के कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा। वो लड़कियां, वे आपके बारे में क्या सोच रही होंगी? आपने कितना रूखा व्यवहार किया, कायरा ने दबी आवाज में कहा। अर्नव रुक गया और कायरा के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में झांका। कायरा, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। वे लोग मेरे अतीत का हिस्सा हो सकते हैं, मगर तुम मेरा आज और भविष्य हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। कायरा का दिल एक बार फिर से जोर से धड़का। उसे लगा जैसे वो शख्स जिसे वो एक कठोर इंसान समझती थी, धीरे धीरे उसके दिल की दीवारें गिरा रहा था। अर्नव ने वेटर को इशारा किया और उसे सुकून भरी कोने वाली टेबल की तरफ ले गया। रात को वो काफी देर से घर वापस आए। थकावट के मारे कायरा का बुरा हाल था। नींद के झोंकों में वो बार बार लड़खड़ा रही थी। मैडम साहिबा, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपको अपनी बाहों में उठा लूं, वरना आप गिर जाएंगी। सिर्फ उठाना, खबरदार जो तुमने कोई गुस्ताखी की। कायरा ने आधी नींद में डूबे लहजे में धमकी दी तो अर्नव मुस्कुरा उठा। जी मैडम, बस आदेश दिया करें, मेरा काम तो आपके आदेश का पालन करना है। उसे गोद में उठाकर वो कमरे में दाखिल हुआ। वो उसके इतना करीब थी कि अगर वो चाहता तो मर्यादाएं लांघ सकता था, लेकिन वो खुद पर काबू पा रहा था ताकि कायरा का दिल जीत सके। उसने बहुत सावधानी से उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके सिरहाने बैठकर बालों में उंगलियां फेरने लगा। कायरा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे किसी कभी लड़की से इतना प्यार हो जाएगा। उसने कायरा के माथे को प्यार से चूमा और अपने पिता का नंबर मिलाया। उसके पिता ने शादी के अगले ही दिन कॉल करके जानकारी ली थी। वे कोई सख्त इंसान नहीं थे, बल्कि चाहते थे कि उनका बेटा एक व्यवस्थित जीवन जिए। अब जब उनके बेटे ने शादी कर ली थी तो वे चाहते थे कि वो अपनी पत्नी को लेकर पुश्तैनी हवेली वापस आ जाए। अर्नव ने सोते हुए कायरा को देखा और भारी आवाज में बोला, ठीक है पिताजी, मैं कल वापस आ जाऊंगा। उसे अपनी माँ से मिले भी काफी समय हो गया था
और ममता जी भी अपनी बहू से मिलने के लिए व्याकुल थी। अर्णव अपने बिजनेस और रसूख के कारण ज्यादातर शहर में ही रहता था, जबकि उसके पिता गांव और वहां की रियासत के मामले देखते थे। अगली सुबह जब अर्णव ने कायरा को बताया कि वे गांव जा रहे हैं क्योंकि पिताजी मिलना चाहते हैं, तो वो हैरान रह गई। क्या आपने अपने पिताजी को हमारी शादी के बारे में बताया है? मैडम साहिबा, मैंने पूरी दुनिया को बता दिया तो क्या आपने पिता को न बताता? कायरा थोड़ी घबरा गई। नहीं, मेरा मतलब था कि आप तो मुझे छोड़ने वाले थे। दोबारा ये बात अपने मुंह से मत निकालना। मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं छोड़ सकता। जो कुछ भी मैंने पहले कहा था वो गुस्से और जज्बात में आकर कह दिया था। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अर्णव की बात सुनकर कायरा खामोश हो गई। उसकी आंखों में अब अर्णव के लिए नफरत नहीं बल्कि एक गहरा विश्वास झलक रहा था। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें देर हो रही है। जब वे दोनों पुश्तैनी हवेली पहुंचे तो अर्णव के पिता हर्षवर्धन जी ने उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया। हर्षवर्धन जी और ममता देवी ने कायरा को वो सम्मान और प्यार दिया जिसकी वो बचपन से तलाश में थी। एक पल के लिए कायरा को लगा कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है। अर्णव का व्यवहार भी उसके प्रति पूरी तरह बदल चुका था। वो उसका बहुत ख्याल रखता और उसे अपना पूरा समय देता था। गांव की शांत आबो हवा में कायरा की जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। ममता जी की बातें अक्सर यही आकर खत्म होती थी। अब मुझे जल्दी से पोते पोती का चेहरा दिखा दो। मैं चाहती हूँ कि इस हवेली को जल्द से जल्द वारिस मिल जाए। ये सुनकर कायरा शर्मा जाती और अर्णव भी अक्सर इसी बात पर उसे छेड़ता था। हालांकि वह उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता था। दूसरी तरफ अर्णव से इजाजत लेकर कायरा ने अपने चाचा जी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसके चचेरे भाई नकुल ने चाचा जी से फोन ले लिया था। नकुल को अभी भी लग रहा था कि कायरा खुश नहीं है, लेकिन कायरा ने उसकी ये गलतफहमी हमेशा के लिए दूर कर दी। उसने नकुल को साफ शब्दों में कह दिया कि वो अर्णव की पत्नी है और उनके साथ बहुत खुश है। जिस गौरवपूर्ण जीवन की उसने कल्पना की थी वो उसे मिल रहा था। जहां तक विशाल का सवाल था, वो भगवान का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि उस जैसे जहरीले इंसान से उसकी जान छूट गई। चाचा जी ने नकुल को गुस्से में देखा और फोन कटने के बाद तीखे लहजे में बोले, मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हारे सिर से उसकी हमदर्दी का भूत उतर गया होगा। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, तो तुम भी अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। सारी जिंदगी मजनू बनकर तो नहीं गुजार सकते। नकुल खामोश हो गया। कायरा अब अर्णव मल्होत्रा की पत्नी थी और ये हकीकत उसे पीछे हटाने के लिए काफी थी। एक रात अर्णव बिस्तर से टेक लगाए खामोशी से किताब पढ़ रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान बगल में लेटी कायरा पर था, जो आज कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रही थी। अचानक कायरा ने हिम्मत जुटाई और धीरे से सरक कर अर्णव की मजबूत बाहों के घेरे में समा गई। अर्णव ने चौंक कर किताब एक तरफ रखी और हैरानी से कायरा के मासूम चेहरे को देखा, जो उसके सीने में छुपने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ मैडम? आज रास्ता भूल गई हो या फिर मुझ पर तरस आ गया है? अर्णव ने शरारत से पूछा, पर उसकी आवाज में बेपनाह प्यार था। कायरा ने सिसकते हुए सिर उठाया। उसकी आंखों में एक शिकायत थी। आप बदल गए हैं अर्णव। अब आप मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। वो अर्णव मल्होत्रा कहाँ गया जो मेरी नाफरमानी पर भी अपना हक जताता था? अब तो आप मेरी तरफ देखते भी नहीं। अर्णव का हाथ कायरा की कमर पर जम गया और उसके माथे पर हैरानी की लकीरें उभरी। फिर वो मुस्कुरा दिया। उसने कायरा की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा अपने करीब किया। अब उनके बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था। तुम्हें लगता है कि मेरे जज्बात ठंडे पड़ गए हैं? अर्णव की आवाज भारी और गूंजदार थी। कायरा, तुम्हें क्या पता कि इन बीते दिनों में खुद पर काबू पाना मेरे लिए कितना बड़ा इम्तिहान था। मैं सिर्फ तुम्हारी शांति और तुम्हारी मर्जी के इंतजार में इस तूफान को अपने अंदर कैद किए बैठा था, जो तुम्हें एक पल में अपनी लपेट में ले सकता था। अगर मैंने अपनी दीवानगी से पर्दा हटा दिया ना, तो तुम संभल नहीं पाओगी मेरी जान। कायरा ने शर्म से आंखें मूंद ली, मगर उसके होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी। मैं अब तैयार हूँ अर्णव, मुझे अपना लीजिए।
अर्नव के सब्र का बांध टूट गया। उसने कायरा को बाहों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज के बाद ये शिकायत कभी मत करना। आज तुम देखोगी कि अर्नव मल्होत्रा अपनी मोहब्बत के महल में तुम्हें किस तरह कैद करता है। ये कहते हुए उसने कायरा को पूरी तरह अपने हक में ले लिया। अगली सुबह उनकी जिंदगी की एक नई और मुकम्मल शुरुआत हुई। जहां तक विशाल का सवाल था, कायरा को उससे न्याय मिल चुका था। विशाल अब पूरी तरह सड़क पर आ गया था। अर्नव ने उसके सारे बिजनेस सौदे रद्द करवा दिए थे और वो अब अपनी कायरता की कीमत दर दर की ठोकरें खाकर चुका रहा था। कायरा अब अर्नव की ढाल और उसकी ताकत बनकर उसके साथ खड़ी थी। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर दीजिएगा चैनल